हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। ये जो एलर्जी है वैसे तो कॉमन है, हम सभी को पता होना चाहिए। तो मेनली ये आपका क्लास 7th में आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो एलर्जी होती क्या है, आपने देखा होगा किसी किसी के पर्सन के मतलब ये होता है कि जैसे वो डस्ट पे गया या कहीं स्मोक के पास गया तो उसको क्या होने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, कफिंग होने लगती है, या कुछ कुछ ऐसा खा लेते हैं जो सबके लिए तो नॉर्मल है लेकिन वो अगर खा लेता है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है या स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहलाती है हमारी कि उसको इस चीज से हम लोग क्या कहते हैं कि एलर्जी है, मतलब ये उसकी बॉडी को सूट अप नहीं करता। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एलर्जी है क्या, देखो जो हमारी बॉडी में एक क्या है, इम्यून सिस्टम है, जो कि हमें कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो क्या करता है, उससे फाइट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी बॉडी में होता है, ठीक। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है फिर भी हमारी बॉडी उसको क्या समझने लगती है कि ये बॉडी के लिए खतरा है। अब नॉर्मल सी चीज है, हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस नहीं है, फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। दैट इज कॉल्ड एलर्जी। तो एलर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी और अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ अ बॉडी टिश्यू ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस सच एज पॉलन और डस्ट विच कॉज फिजिकल रिएक्शन। यानी कि हमारी बॉडी टिश्यूज हैं जो, तो उसकी एक तरह से क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर बॉडी के अंदर कोई भी पॉलन सब्सटेंस आ जाता है, जैसे आपका कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, जैसे आपका पॉलन हो गया, डस्ट। अब जैसे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर किया, डस्ट हुआ या पॉलन ग्रेन्स, ठीक। तो नॉर्मल पर्सन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको इस प्रॉब्लम है, एलर्जी है इस पॉलन ग्रेन से या डस्ट से, तो उसका जो इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम में जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती है जो कि फाइट करती हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए। तो लिम्फोसाइट कभी कभी खुद ही जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी या फिर वो एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या होगी, फिर फाइट होती है। अब जब ये फाइट होती है तो इसमें क्या होता है, कुछ और रिएक्शन होने लगती है। जो हमारी बॉडी के अदर सेल्स हैं उनसे क्या होने लगते हैं, एच सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, एच सब्सटेंस। यानी कि जैसे ही हमारी लिम्फोसाइट सेल्स से जो एंटीबॉडीज बनी तो हमारी जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ठीक, लिम्फोसाइट सेल्स जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, इन्होंने क्या बनाया, एंटीबॉडी। अब इन्होंने एंटीबॉडी क्यों बनाई, क्योंकि कोई हमारा फॉरेन सब्सटेंस आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। जो हमारा फॉरेन सब्सटेंस होगा वो एक तरह से वर्क करेगा एंटीजन की तरह, ठीक। अब ये हो गया हमारी बॉडी के अंदर एक इनेमी की तरह हो गया, और ये हो गई हमारी बॉडी के अंदर जो मिलिट्री है जो हमारी बॉडी को बचा रही। इन दोनों के बीच क्या हुआ, फाइटिंग शुरू हुई, ठीक। इस एंटीजन को इसने किल किया। जब ये लेकिन फाइटिंग होती है तो उस टाइम पर क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होंगी और रिएक्शंस बॉडी में होना शुरू हो जाती है। और जो हमारी बॉडी की अदर सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एच सब्सटेंस। एच सब्सटेंस में मेनली हमारा आ जाता है हिस्टामिन, ठीक। तो ये सेक्रेट होना शुरू हो जाता है ब्लड में या अदर बॉडी फ्लूइड्स में। अब जब एच सब्सटेंस रिलीज होता है तो कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे ये हो सकता है और लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करे, या फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है, यानी कि डायलेट हो जाएंगे, ठीक, लूज हो जाती है, चौड़ी हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उनमें ज्यादा। तो उससे क्या होगा, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक। और आपका जैसे आपका रैसेस बॉडी में होने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये सारी चीजें जब होती हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर आ जाता है रेडनेस हो सकती है स्किन में, इचिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी रिएक्शन होती हैं एलर्जी प्रॉब्लम में।
ठीक, देखो जो ये एलर्जी प्रॉब्लम है ये किसी किसी पर्सन में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, किसी किसी में तो 1 घंटे या 2 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कभी कभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जैसे आपका अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, एक्जिमा हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, एलर्जिक रिएक्शन यानी कि इम्यूनिटी का जो डिस्टर्बेंस है उसकी डिसीजेज है। अस्थमा में क्या होता है, पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, कभी कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन को पीनट से एलर्जी है, पीनट खाएगा तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कभी कभी तो कोमा तक में लोग पर्सन पहुंच जाते हैं। तो एलर्जी सभी को नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर जैसे पर्सन को है तो किसी पर्टिकुलर चीज से होती है। ठीक, तो अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एलर्जेंस हैं, यानी कि जो हमारे एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस हैं, वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से बाई, जैसे किस एनिमल से एलर्जी होती है, किसी किसी को जैसे कैट्स के या पैट्स के जो होते हैं फर से। ठीक, किसी किसी को पॉलन ग्रेन से, जो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक, किसी किसी को एनिमल्स को डेब्रिज होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल से। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। अब देखो जो एलर्जी रिएक्शन है वो किससे हो रही है, एलर्जन से, दैट आर एंटीजन, जो हमारे फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में कैसे वर्क कर रहे हैं एलर्जेंस की तरह। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एलर्जेंस आर द एंटीजेंस विच इंक्लूड डस्ट, pollen, certain food, drugs और फर। यानी कि कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस है, डस्ट हो गया, pollen grains हो गया, फर हो गया एनिमल्स के। ठीक, तो ये चीजें हमारे बॉडी के लिए कैसे वर्क करेंगी, एलर्जेंस की तरह। अब ये एलर्जेंस कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपका फर हो गए, डस्ट माइट, एक्सक्रीशन, वूल, बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ठीक, फूड, कुछ कुछ फूड भी होते हैं जो पर्सन में एलर्जी कॉज कर सकते हैं, जैसे एग, एल्ब्यूमिन, जो आपका एग का व्हाइट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, तो उससे भी किसी किसी को एलर्जी होती है। पंपकिन हो गया, कॉर्न हो गया, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। व्हीट, किसी किसी को व्हीट इंटॉलरेंस होता है, व्हीट उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। पीनट्स, आलमंड्स, ठीक, लेग्यूम्स हो गया, पीस, बीन्स, ट्रूट्स, मिल्क हो गया, किसी किसी को मिल्क से भी एलर्जी होती है। सी फूड, और आपका स्ट्रॉन्ग सनलाइट, यूवी रेडिएशन, कभी कभी बॉडी हमारी सनलाइट से भी एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। जैसे आपने देखो बहुत धूप ऊपर चले जाओ तो कभी कभी रेडनेस हो जाती है ना स्किन में, तो वो हो गई हमारी सनलाइट से एलर्जी। डस्ट में आ जाता है, जैसे आपका डस्ट में, उसके डस्ट के थ्रू क्या हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, पैट वेस्ट हो गया, मोल्ड स्पोर जो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, डस्ट माइट्स हो गया। ठीक, कुछ पॉलन ग्रेन्स जैसे आपका नेटल है, कांग्रेस ग्रास है, रैगवीड, इन प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो भी एलर्जिक होते हैं। ठीक, और आपका हो गया माइट्स, माइट्स के थ्रू जैसे आपका उसका फीसल मैटर वगैरह हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, एलर्जी। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, ये बॉडी में जाके बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो लिम्फोसाइट सेल्स होंगी वो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और ये वर्क करते हैं एंटीजन की तरह। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, उसके थ्रू एज सब्सटेंस रिलीज करती है हमारी बॉडी सेल, यानी कि हिस्टामिन, और उसके जो रिजल्ट होता है वो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करती है। वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, इचीनेस हो गया, पैचेस हो गए, रेड पैचेस, तो ये सारी रिएक्शन हो जाती है आफ्टर एलर्जिक रिएक्शन की। तो देखो अभी तो हमने देखे कि कौन कौन से कॉमन एलर्जेंस है। अब टाइप्स में आ जाते हैं तो देखते हैं एलर्जेंस हमारे सीजनल भी हो सकते हैं, पेरिनियल। सीजनल यानी कि सीजन में आएंगे, जैसे समर सीजन में कुछ और एलर्जेंस ज्यादा एक्टिव होते हैं, रेनी सीजन में। ठीक, और पेरिनियल जो पूरे साल प्रेजेंट होते हैं, हमारे घरों में हो गए जैसे। तो सीजनल में जैसे आगे आपका स्प्रिंग और समर सीजन में क्या होते हैं, जब प्लांट्स ज्यादा होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो एयर हमारी ड्राई होती है तो ये पॉलन ग्रेन्स वगैरह ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक, और जैसे आपका रेनी सीजन आ गया तो आपका ग्रास वगैरह ज्यादा ग्रो कर जाती है। तो ये तो हो गए हमारे सीजनल एलर्जन। पेरिनियल में आते हैं जो ऑल ईयर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हमारे घर में है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक, आपके पैट्स हैं हमेशा प्रेजेंट होते हैं, उनके फर से जो एलर्जी है किसी को, या डस्ट माइट्स हैं, तो ये हमारे पूरे साल प्रेजेंट होते हैं। अब जो एलर्जेंस है ये अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो एलर्जेंस है वो किस टाइप का है, और वो बॉडी में जो एंट्री हुई है उसका रूट क्या है। ठीक, उससे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा। तो जैसे एंट्री रूट के हिसाब से, जैसे आपका देखो स्किन के थ्रू,
अब स्किन में जैसे अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो वो स्किन में इतना इफेक्ट नहीं शो करेगा, अगर हम उसको इनहेल कर लें तो वो ज्यादा रिएक्शन शो करता है। कभी कभी कुछ होता है, कुछ चीज होती है जैसे हमारी स्किन में टच हो जाता है तो हमें उससे एलर्जी हो जाती है। तो स्किन में जब रिएक्शन उसको शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। इचिंग हो जाएगा, ये रेडनेस आ जाती है। अब नोज के थ्रू इनहेल हो गया, जैसे आपके पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, तो अगर ये इनहेल कर लेते हैं तो क्या होगा, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, हे फीवर। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब हम इनको इनहेल कर लेते हैं, ठीक। अगर माउथ के थ्रू हमने इंजेस्ट कर लिया तो क्या होगा, लिप्स और थ्रोट में स्वेलिंग हो सकती है, स्टमक में क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। और अगर बाई चांस हमने माउथ से लिया है लेकिन अगर वो बाई चांस एब्जॉर्ब होके स्टमक से कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया, तो हाइव्स बन जाते हैं, यानी कि स्किन में रेड ब्लॉचेस भी आ जाते हैं, ठीक। अब आता है बाइट्स। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी स्टिंग बाइट हो जाता है, वेस्प है या आपका हनी भी है, तो इनके थ्रू अगर कुछ एलर्जेंस हमारी बॉडी में पहुंच गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बाय इंजेक्शन, ठीक, या इंजेक्शन के थ्रू। तो ये बॉडी में सीधे कहाँ पहुंचेंगे, फिर हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं और ये ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एंट्री रूट्स, हमारे बॉडी में कैसे कैसे एंट्री करते हैं, और इस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। अगर वो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाते हैं, अदर पार्ट से पहुंच जाते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं हमारे लिए। अब देखो, जो एलर्जिक प्रॉब्लम है इसमें सिम्टम्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो माइल्ड होगा, मतलब ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम फ्री नहीं होती, ठीक, या फिर मॉडरेट या सीवियर प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो माइल्ड प्रॉब्लम में आ जाता है आपको जैसे स्नीजिंग हुआ, नेसल कंजेशन, थोड़ा नाक बंद हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, आई में क्या होता है, थोड़ा स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, वाटरी यानी आंख से पानी टाइप से होना, वैसे रेड आईज हो गया, रैसेस हो गए। तो ये माइल्ड प्रॉब्लम है जो थोड़े दिनों बाद ही सही हो जाती है, ठीक। मॉडरेट या थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाता है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, एंजाइटी हो जाती है, कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया मीन्स आपको वॉमिटिंग होगी नहीं लेकिन आपको फील होता है कि वॉमिटिंग हो रही है, होने वाली है, ठीक है, ठीक है। रेडनेस ऑफ द फेस, स्वेलिंग ऑफ द फेस, आई और टंग, आपके फेस में, आई में, टंग में कहीं भी स्वेलिंग आ सकती है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, आपको swallow करने, कुछ खाना या पानी निगलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। टीजीनेस यानी कि चक्कर आना, और लाइट हेडेडनेस यानी कि सर थोड़ा सा भारी हो रहा। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आफ्टर एलर्जिक रिएक्शन। और ये कब होगा, जब आपके लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बन रहा है और आपका जो एलर्जेंस आपके बॉडी में एंटर किया यानी कि एंटीजन, तो एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, बॉडीज की अदर सेल्स क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, मेनली हमारा हिस्टामिन ज्यादा कॉमन है, तो उसके थ्रू ये रिएक्शंस हमारी बॉडी शो करती है। अब आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं वो क्या देते हैं, एंटी एलर्जी वाली मेडिसिन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन यानी कि ये बॉडी सेल्स को रोकती है कि वो हिस्टामिन्स रिलीज ना करें, क्योंकि जब हिस्टामिन रिलीज होता है तभी हमारी बॉडी में ये एलर्जिक रिएक्शंस आती है। तो जब हिस्टामिन ही नहीं रिलीज होगा तो आपकी बॉडी में ये रेडनेस, ये वॉमिटिंग, ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये भी नहीं होगी, ठीक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं एलर्जी से बचने के लिए। What are prevention and care from allergic reaction? अब देखो, अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, अगर उसको पता है कि किस चीज से एलर्जी है, किस ड्रग से है, किस फूड से है, तो वो चीज क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और उसके केयर टेकर को, अगर बच्चा छोटा है तो उसके केयर टेकर को, उसके स्कूल्स में मतलब नॉलेज होनी चाहिए उनको भी कि इस बच्चे को इस फूड से या इस चीज से एलर्जी है, ताकि वो भी वहां पर उसका ध्यान दे सके। अगर जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो हमें नहीं पता होता कि उसको किस चीज से एलर्जी हो सकती है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक टाइम पर एक ही फूड देते हैं और वो भी स्मॉल अमाउंट में। बाई चांस अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है उससे तो हमें इजिली पता चल जाए, ठीक। और आपको अगर जैसे डस्ट से या एयरबोर्न पॉल्यूटेंट से एलर्जी है तो हमें क्या करना है, जब हम बाहर जाते हैं तो अपने फेस को कवर करके रखें। अगर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन के कॉन्टेक्ट में किसी एलर्जन से, तो हमें बॉडी को कवर अप करके रखना है, ठीक।
आपको जो घर है या रूम है उसके जो ह्यूमिडिटी है वो मिनिमम कितनी रखनी है, 40%। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिह्यूमिडिफायर या फिर एसी वगैरह। क्योंकि जब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इसमें मोड्स वगैरह या जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर किसी को पैट से एलर्जी है तो अगर घर में पैट्स हैं तो हमें क्या यूज करना है, एयर प्योरीफायर, ताकि हमारी एयर क्या हो, प्योर होती रहे। बाहर से डस्ट पार्टिकल से या कहीं से आते हैं, ज्यादा वहां पे धूल धक्कड़ है तो हमें क्या करना है, बॉडी को क्लीन अप करना है ताकि हमारी बॉडी के वो अंदर ना जा पाए। अपने हैंड वगैरह वॉश करके रखना है। और अगर बाई चांस ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी को अस्थमा है या हे फीवर वगैरह है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन रखनी चाहिए। क्योंकि ये कभी भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अस्थमा वगैरह ज्यादातर होता है, जैसे ज्यादा एक्सर्शन ले लिया, ज्यादा वर्क कर लिया, या ज्यादा डस्ट वगैरह में चले गए, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या देते हैं, इनहेलर देते हैं एरोसॉल कंटेनिंग, जो कि तुरंत हमें रिलैक्स करते हैं। ठीक है। और एंटी हिस्टामिन, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। तो जो ओल्ड टाइम की जो एंटी हिस्टामिन होती थी वो मेनली कैसे करती थी, ड्राउजीनेस आता था उनसे, मतलब वो ब्रेन पे रिएक्शन कर देती थी और ड्राउजीनेस फील होता था। लेकिन जो मॉडर्न हमारी रिसेंटली जो हिस्टामिन्स हैं रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन, तो वो इतना ज्यादा ड्राउजीनेस नहीं आता। तो ये हमें मेडिकेशन जो करनी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करनी। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एलर्जी के बेसिक जो थे आपके, एलर्जी होती क्या है, एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्स देती है, क्या क्या कॉमन एलर्जेंस हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जी रिलेटेड जो आपकी मेनली डिसीजेज, जैसे आपका अस्थमा हो गया, एक्जिमा हो गया और एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये काफी चीजें हैं अभी जो इसमें रह गई है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करिएगा, इसलिए आपको करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।